ये दृश्य है उस बैठक की जब सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति बैठी थी दहशतगर्दों को विध्वंसक जवाब देने के लिए। सेंटर में प्रधानमंत्री थे और उनके दोनों तरफ मंत्री और अधिकारी बैठे हुए थे। हिंदुस्तान के प्रधान के हाथ में एक फाइल थी। फाइल के साथ बैठे प्रधानमंत्री मोदी 2.5 घंटे तक सबको सुनते भी रहे और सुनाते भी रहे। बैठक में मौजूद अमित शाह के हाथ में भी एक रेड फाइल थी। अगले दिन शाम में ऐसी ही 3 फाइल और एस जयशंकर के साथ अमित शाह राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि इस रेड फाइल में क्या है? क्या रेड फाइल में ही फाइनल स्ट्रेटजी है? क्या पीएम मोदी के दोनों विश्वस्त मंत्री राष्ट्रपति को फाइनल प्लान बताने गए थे? क्योंकि राष्ट्रपति ही तीनों सेना के अध्यक्ष हैं और सर्वोच्च कमांडर के हस्ताक्षर के बाद ही महायुद्ध शुरू हो सकता है। युद्ध कब होगा, कैसा होगा, इसको लेकर तमाम चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से न्याय की प्रतिज्ञा दोहराई है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। प्रधानमंत्री को पता है कि देश के आक्रोश का स्तर क्या है, देश क्या चाहता है। यही वजह है कि उसी हिसाब से उसी लेवल की तैयारी चल रही है। हालांकि तैयारी उसी रोज से शुरू हो गई थी जिस दिन दहशतगर्दों ने धर्म पूछकर खूनी कोहराम मचाया था। तब से अब तक क्या हुआ है वो जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक कई बैठकें कर चुके हैं। अमेरिका और रूस समेत तमाम बड़े देशों के साथ राजदूतों को साधा जा चुका है। सिंधु जल संधि खत्म करने के साथ साथ पाकिस्तानियों की वापसी हो रही है। भारत में पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। राष्ट्रपति को पूरी स्थिति के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। सीडीएस अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। एक दिन पहले आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री के बीच बैठक हुई थी। सरहद पार स्ट्राइक से पहले फिलहाल घाटी में पल रहे गद्दारों के खिलाफ ऑपरेशन ऑन है। 10 से ज्यादा आतंकियों के घरों को खाक कर दिया गया है। तब से पाकिस्तान के खंड खंड होने की आशंका है। पाकिस्तान की दुखती नस है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जहां जबरदस्त बगावत है। बलूचिस्तान के विद्रोही ने पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम कर रखा है। वह पाकिस्तान को तोड़कर अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वो मुक्ति वाहिनी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह मुक्ति वाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया था, क्या वही पीओके में हो जाएगा? देखिए। जिन्नालैंड का ये वो टुकड़ा है जो बरसों से बगावत की चोट से डोल रहा है, जहां की विद्रोही आवाज इस्लामाबाद की हुकूमत को डराती रही है, जो पाकिस्तान से टूटकर अपना अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व पाने के लिए छटपटा रहा है। इन्हीं में से सबसे बड़े पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान में पहलगाम के बाद फिर पाकिस्तानी फौज का कत्लेआम हुआ है। बलूचिस्तान में एक दो नहीं कई शस्त्र विद्रोही संगठन सक्रिय हैं जो अलग मुल्क की मांग करते हुए पाकिस्तानी सेना पर चोट करते रहे हैं। मसलन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तानी और चाइनीज सेना पर हमला करती है, बलोच लिबरेशन फ्रंट जो 1960 के दशक से सक्रिय और गुरिल्ला हमलों के लिए कुख्यात है, बलूच रिपब्लिकन आर्मी गैस पाइपलाइन और रेलवे ट्रैक पर हमलों के लिए जानी जाती है, और चौथा है बलूच नेशनल मूवमेंट जो अलग देश के लिए डिप्लोमेटिक तरीकों का सहारा लेता है। इन चारों विद्रोही संगठनों ने पाकिस्तानी हुकूमत की नाक में दम कर रखा है। ये विद्रोही संगठन लगातार हिंदुस्तान से समर्थन की मांग करता रहा है। You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. अब जब मुंबई हमले के बाद पहलगाम में सबसे ज्यादा सिविलियन की हत्या हुई है तो लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, क्या इस बार जिन्नालैंड का टुकड़ा होने वाला है? सवाल इसलिए भी है क्योंकि बलोच विद्रोही इसी ताक में बैठे हुए हैं।
क्योंकि बलूचिस्तान देश का 40% से ज्यादा गैस उत्पादन करता है और कॉपर गोल्ड से भी समृद्ध है, लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था बदहाल है। बलूचों की भाषा और संस्कृति पाकिस्तान से अलग है। उन्हें डर है कि पाकिस्तान उनकी भाषा को भी खत्म कर देगा। बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत होते हुए भी इस्लामाबाद की राजनीति और सेना में उनकी भागीदारी लगभग नगण्य है। बलूचों के साथ पाकिस्तानी आर्मी की बर्बरता आम है। ऐसे में मुमकिन है कि अगर भारत ने अटैक किया तो दूसरी ओर बलूचिस्तान की विद्रोही आर्मी भी जंग छेड़कर अलग राष्ट्र बना सकती है, जैसे 1971 में बांग्लादेश बना था। इसका डर तावादी आंदोलन कम तीव्र है। अलग सिंध देश की मांग हो रही है। अजीत डोभाल ने जिस तरह भारत में आतंकी हमले का साइड इफेक्ट बलूचिस्तान बताया था, इसके बाद डोभाल के प्लान में इस बार बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और सिंध भी तो नहीं है। क्या डोभाल के डिफेंसिव ऑफेंस में जिन्ना लैंड बिखर तो नहीं जाएगा? पाकिस्तान किसी भी न्यूक्लियर वॉर में के बाद पाकिस्तान राष्ट्र नहीं रहेगा, भारत फिर भी रहेगा। We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. When our core interests are involved, there is no question of peace at any cost. सीधे शत्रुओं से साक्षात्कार करने वाला साहसी, एक असाधारण व्यक्ति जो प्रखर राष्ट्रवादी है, जिसके शब्द शब्द में राष्ट्र के प्रति असीमित समर्पण है। वो सुपर ब्रेन वाली शख्सियत जिसका पल पल 140 करोड़ की आबादी वाले देश की सुरक्षा के लिए मिशन है, जो नेपथ्य में रहकर भी हिंदुस्तान के शत्रु देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेंशन है। Certainly, the tolerance threshold for terrorism is very low. We certainly would not like to make our citizens as sitting ducks for the terrorists who come and this thing. जो हिंदुस्तान की आत्मा पर इस हमले के चंद घंटे बाद से ही एक्शन में है, वो अजीत डोभाल ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, दुश्मनों के आंगन में ऐसी तबाही लाने के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जो जहरीले जिन्ना के जिहादी वारिसों की अगली 7 पुश्तों को याद रहेगी। लेकिन बारूदी प्रतिकार के लिए उठी आवाज की तीव्रता के हिसाब से जब अब दहशतगर्दों पर आघात नहीं हुआ है, तब देश के 140 करोड़ आबादी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि मोदी और डोभाल के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? आतंकिस्तान को ध्वस्त करने का कौन सा प्लान बन रहा है? क्या डायरेक्ट वार होगा या डिफेंसिव ऑफेंस वाली स्ट्रेटेजी बन रही है? निरपराध हिंदुओं का खून बहाने वालों का हिसाब करने के लिए बेचैन हिंदुस्तानियों के दिमाग में घूम रहे इन सवालों का जवाब हम जानेंगे। मगर ये जान लीजिए कि इससे पहले जब जब आतंकी अड्डों पर पलटवार हुआ, तब थोड़ा वक्त लगा था। साल 2016 में उरी में हमला हुआ था। एलओसी के पास हुए इस आतंकी हमले में जब 19 जवान शहीद हो गए थे, जब सेना ने इसका बदला लिया था, तभी करीब 10 दिनों का वक्त लगा था। 18 सितंबर को उरी अटैक हुआ था और 29 सितंबर को पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। इसके बाद जब 2019 में पुलवामा हुआ था तो उसका प्रतिकार करने में एक दिन और ज्यादा लगा था। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 जवान शहीद हुए थे, लेकिन उसका बारूदी जवाब दिया था 26 फरवरी को। इस बार उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ जवाब का प्रण लिया है प्रधानमंत्री ने। आतंकी हमले के बाद पहली दफा विश्व बिरादरी को चेताते हुए जवाब देने की शपथ ली है। ऐसे में जाहिर है कि प्लानिंग भी बड़ी होगी और इसकी तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा सलाहकार हमले के चंद घंटे बाद से ही लग गए थे। कैमरे पर इसकी तस्वीर दिखी थी अगली ही सुबह, जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर लौटे थे। प्रधानमंत्री मोदी के उतरते हुए जिस आक्रामक अंदाज में अजीत डोभाल आगे बढ़े, उसमें उनका आक्रोश परिलक्षित हो रहा था। एयरपोर्ट पर ही हुई बैठक में वो प्रधानमंत्री मोदी के ठीक सामने बैठे हुए थे। उसी वक्त से रणनीति बननी शुरू हो गई थी। वहां से निकलने के कुछ घंटे बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई थी। उसमें तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के अलावा अजीत डोभाल भी मौजूद थे। वहां पर आगे की चर्चा हुई। फिर शाम होते होते प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की मीटिंग हुई, तो वहां भी विदेश मंत्री एस जयशंकर के ठीक बगल में बैठे हुए थे अजीत डोभाल, जो उसके बाद भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क में हैं, पल पल पर नजर रखे हुए हैं और उन आतंकियों के अंत की रणनीति बना रहे हैं जिनका खात्मा उनकी सोच और संकल्प का हिस्सा रहा है। We cannot have peace and war at the choice of our adversary. If we have to protect our interests, we will decide
when and with whom and on what terms we will have peace. When our core interests are involved, there is no question of peace at any cost. There has got to be a peace. We want very good relations with our neighbors, Pakistan included. प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ अजीत डोभाल पर इसलिए भी देश की नजर है क्योंकि पिछली बार आतंकियों की जरूरत के जवाब में जब जब एक्शन हुआ तब रणनीति के सेंटर में थे अजीत डोभाल। 2016 में उड़ी हमले के तुरंत बाद पीएम मोदी के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की, सेना के स्पेशल फोर्सेस के साथ सीक्रेट ऑपरेशन की प्लानिंग की, पीओके में आतंकी लॉन्च पैड्स पर सटीक और सीमित हमले का फैसला लिया गया और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। हिंदुस्तान के शूरवीर आधी रात को सरहद लांघकर दहशतगर्दों को नेस्त नाबूद कर लौट आए। इसके बाद जब पुलवामा में अटैक हुआ तभी एयर स्ट्राइक में डोभाल की अहम भूमिका थी। पुलवामा में अटैक के बाद डोभाल ने खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट मंगवाई और संभावित टारगेट की पहचान की। बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकाने चिन्हित किए गए। इसके बाद डोभाल ने वायुसेना के उच्च अधिकारियों के साथ ऑपरेशन की प्लानिंग की। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को देखते हुए सटीक, सीमित और प्रभावी एयर स्ट्राइक की रणनीति बनाई गई और फिर धरती फाड़ प्रहार में आतंकिस्तान का जर्रा कांप गया था। करीब 6 साल बाद एक बार फिर जब आतंकियों को जवाब देने का वक्त आया है, जब पीएम मोदी कल्पनाओं से परे वाली सजा मुकर्रर कर चुके हैं, तो समूचे देश की नजर डोभाल पर ही है, क्योंकि कश्मीर की दहशतगर्दी उन्हें यूं खलती रही है। क्या कारण है कि कश्मीर में हम लड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमारे ऊपर बाहर से लोग आकर वायलेशन हमारे बॉर्डर का करते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हमारे यहां आते हैं, जबकि पूरा का पूरा कश्मीर भारत का भाग है, अभिन्न भाग है। कानून के अनुसार वहां के राजा ने यह हस्ताक्षर किए, हमें दिया। कश्मीर के इसी अनंतनाग के पहलगाम में जब नरसंहार हुआ है, जब समूचा देश आक्रोशित है, रोष में है, दुनिया के अलग अलग देशों में दहशतगर्दों को पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, हिंदुस्तानी आवाज उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, हर तरफ इंसानियत के दुश्मनों को दंडित करने की मांग की जा रही है। और कश्मीर इंसाफ चाहता है, हमें तब इंसाफ मिलेगा जब आप पाकिस्तान को घुस के मारेंगे। हम इंतजार में। जिन लोगों ने ये किया है उनको कड़ी तो कड़ी सजा मिलना चाहिए। देश की फौज के साथ है, पुलिस के साथ है कि कार्रवाई जो है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन दरिंदों ने ये काम किया है। अगर हम इस वक्त खामोश रहेंगे तो हमारे दुश्मन को तो और ताकत मिलेगी कि भविष्य में इस तरीके के काम करें। जहाँ से वो अटैक आ रहा है, जहाँ से वो लॉन्च होते हैं, उनके आर्मी वाले जहाँ से वो लॉन्च कर रहे हैं, उनको उस जगह को अटैक करके ऑक्यूपाई करिए। सिर्फ आम लोग ही नहीं, हर हिंदुस्तानी नरपिशाचों के संहार की बात कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने भी अधर्मियों के नाश को धर्म करार देकर सरकार से बड़ी अपील की है। हमारा धर्म है आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। मोदी सरकार भी इसी रास्ते आगे बढ़ रही है। सटीक और शत्रु संहारक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। रणनीतिकारों में सबसे आगे हैं अजीत डोभाल, जिसकी प्लानिंग के बाद ही 2015 में म्यांमार के अंदर घुसकर उग्रवादियों के खात्मे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। बताते हैं कि तब अजीत डोभाल ने बांग्लादेश का दौरा छोड़कर मणिपुर में डेरा डाल दिया। तत्कालीन सेना प्रमुख के साथ ऑपरेशन का जमीनी स्तर पर आकलन किया और फिर 4 जून 2015 को तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग और दूसरे अधिकारियों की बैठक में इस ऑपरेशन का प्लान बनाया और फिर म्यांमार में घुसकर आतंकियों का खात्मा हुआ था। लेकिन इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा जवाब देने की तैयारी है, क्योंकि दर्द बड़ा है, दुश्मन बड़ा है, दुश्मन की साजिश बड़ी है, दहशतगर्दों पर चोट भी आखिरी करनी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर अजीत डोभाल एक के बाद एक लगातार बैठक कर रहे हैं। खुफिया एजेंसी के अधिकारियों, सेना के अफसरों और प्रधानमंत्री के साथ फुल प्रूफ प्लान बना रहे हैं।